स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आप लोग के भारी डिमांड को देखते हुए आज एडिटेरिया का जो 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट उतारा गया है उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 7 का करेंगे। 1 से लेकर 150 तक का पूरे क्वेश्चन और उसके आंसर देखते जाएंगे। और एक चीज़ और आपसे बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने 1 से लेकर 6 तक का करवाया हुआ है टेस्ट सीरीज़, उसमें छात्रों का 19 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ रहा है प्रश्न पे। तो कुछ तो आप एडिटोरिया में मिसप्रिंट है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये बात सही है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग अंदाजे पे भी बहुत सारा क्वेश्चन को आप लोग गलत बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। फॉर एग्जांपल जैसे था कि एक लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है कब थम जाता है, तो बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि मतदान शुरू होने से 48 घंटा पहले, जबकि उसका सही आंसर होगा मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पहले। उसी तरह एक केंद्र शासित प्रदेश का आ गया कि सर कितना है, 8 है। जम्मू कश्मीर का लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि सर वो बन गया है लद्दाख, और 2 यूटी में बच गया है यूनियन टेरिटरी में। लेकिन आप लोग एक तथ्य ये भी छोड़ दे रहे हैं कि दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया है, वो भी आप तथ्य छोड़ दे रहे हैं और बोल दे रहे हैं सीधे गलत है। तो इस तरह वजह से बहुत सारा आप लोग का ऑब्जेक्शन जो था वो रिजेक्ट हो जा रहा है, और यही वजह है कि मैं ज़्यादा कमेंट का आप लोग का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार 1 से 15 तक खत्म हो जाएगा टेस्ट सीरीज एडिटोरिया का 66वीं बीपीएससी का, उसके बाद एक बार लाइव आप लोग के साथ डिस्कशन कर लेंगे। आप लोग जहाँ भी ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन नोट करके रख लें, ठीक है। और बीपीएससी का और बिहार दरोगा का तैयारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे करवाया जा रहा है। अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। एक है डायरेक्ट मेथड, आप जाके टेलीग्राम पे confusion9.2.11 सर्च करें और वहाँ से जाके खुद से ज्वाइन हो जाएं। और वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने हमारा एडिटोरिया का अभी तक 1 से लेकर 6 तक का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो ज़रूर उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पे आज टेस्ट सीरीज एडिटोरिया का 7 शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी। तो पहला का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसी जैन संगीति में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन इसी बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। नेक्स्ट आइए दूसरे नंबर में, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल कयूम अंसारी। और नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है कि मौर्य काल में कर्मांतिक होता था। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। और देखिए अगर अध्यक्ष होता था, और मौर्य काल के अन्य जो अधिकारी थे, प्रमुख न्यायाधीश उसको बोलते थे व्यवहारिक, राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सन्निधाता, और तीसरा जो कारागार का अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे प्रशासता, ठीक है। तो इस तरह से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चौथा नंबर आइए, चौथा नंबर में बोल रहा है कि पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो चौथा का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल। पाल वंश के शासक देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, और इसी ने जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में, पांचवा बोल रहा है कि बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है। तो पांचवा का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये जो है बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में, छठा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामूगढ़ की लड़ाई।
तो सामूगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध लड़ा गया था। और वहीं पे अगर हम चौसा का युद्ध का बात करें, ठीक है, तो चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। दूसरा अगर सूरजगढ़ की लड़ाई का बात करें तो सूरजगढ़ की लड़ाई 1536 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह को हराया। और ऑप्शन सी की अगर बात करें बिलग्राम का युद्ध, तो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो लेकिन क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामूगढ़ का लड़ाई। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां बोल रहा है कि पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो 7वां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 1911। तो दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया, जिसमें बंगाल से पृथक बिहार को नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आइए अब 8वां नंबर में। 8वां बोल रहा है बिहार में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 8वां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ, और अगर औपचारिक गठन बोलेगा तो 1934 हो जाएगा। लेकिन बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी का गठन 1931 में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। 9 नंबर में आइए। 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई, नेपाल से बिहार के कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। उसमें से हो गया पश्चिम से अगर पूरब की ओर चले तो इनका क्रम इस प्रकार होगा, पश्चिम चंपारण, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया और किशनगंज। तो यहाँ पे एक तरह से देखिए मधेपुरा हो जाएगा और शिवहर, तो एक से अधिक यहाँ पे हो जाता। 9 का ई, इसलिए आंसर सही होगा। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजरूल हक। तो दिसंबर 1916 में पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष मजरूल हक बने। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। तो और इसके बाद अगर 33वां पूछे तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 है ये, जो कि पेरिस यानी कि फ्रांस में होगा। और 34वां का अगर पूछे कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 बोल रहा है कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य वर्ग स्मारक सिक्के का विमोचन किया। जो कि एक क्वेश्चन इसमें था, बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन आ रहा था। तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा सी, FAO, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। इसकी 75वीं वर्षगांठ पे 75 रुपया का और UN के वर्षगांठ पे 500 रुपये का सिक्का जारी किया, स्मारक सिक्के जारी किया गया था। 13 नंबर आइए। 13 में जो होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत नए एम्स स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 में बोल रहा है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 105वें स्थान पे रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 105। और इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर क्रमशः प्रथम व दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोल रहा है कि PM मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कुल परिव्यय क्या है। तो 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,050 करोड़ रुपया। तो ये 5 साल की अवधि के लिए 2020-21 से 2024-25 के दौरान के लिए 20,050 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 21 राज्यों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है।
नेक्स्ट आइए 16 नंबर। 16 बोल रहा है कि वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ई। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रति वर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए ही प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की राशि को लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज डच लेखिका मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, ठीक है, को उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया था। इसका अनुवाद मिशेल हचसिन द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होता है, इसलिए एक से अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही होता। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में। 17 बोल रहा है कि विलियस किस देश की राजधानी है? तो विल्नियस है, सॉरी। तो विल्नियस किस देश की राजधानी है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथुआनिया की। नेक्स्ट है ये 18 नंबर। 18 में बोल रहा है कि कुपोषण को समाप्त करने के लिए किस माह को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया? तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर। सितंबर महीने को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस आयोजन का इस वर्ष का विषय है पूरक आहार। प्रधानमंत्री की संपूर्ण आहार की महत्वपूर्ण पोषण अभियान विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी है, जिसके अंतर्गत 2022 तक एक लक्षित दृष्टिकोण से कुपोषण की समस्या का समाधान किया जाना है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है कि 5 से 26 सितंबर 2020 तक रूस में आयोजित होने वाली किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत ने अपनी भागीदारी वापस ले ली है? तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कावकाज 2020। नेक्स्ट आइए, और एक बार इसका आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आप लोग इंटरनेट वगैरह से इसका 19 नंबर का एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। एक मिनट, 19 देखिए, यहाँ पे 19 और 19 दो बार यहाँ पे रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो यही सारा चीज़, बहुत सारा इसमें मिसप्रिंट हो जाने के वजह से बहुत सारे छात्र इस बार थोड़ा सा एडिटोरियल से डिसअपॉइंट हुए हैं। और मैं बुक का रिव्यू में भी ये बात बता चुका था कि ये लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में इसे पैसे कमाने के लिए बहुत जल्दबाजी में इसे बुक को उतार दिया गया है बिना रिव्यू किए हुए। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने बोला कि 19 को एक बार ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो बोल रहा है वो भी 19, यानी कि यहाँ पे हम लोग 20 कर देते हैं, ठीक है। और 20 में हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जब इसका एडिटोरिया का अगर जो बुक खरीदे होंगे उसके आंसर की में देखिएगा तो वहाँ भी इसका वो पहले वाला का 19 का आंसर नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि उसका एक बार आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट बोलिए, इसको हम 20 बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, कौन सा देश वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु जोखिम रिपोर्ट को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु जोखिम रिपोर्ट को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 80,000 करोड़ रुपए के कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी का पानी समुद्र तल से 100 मीटर लिफ्ट कर मेड्डीगड्डा बांध तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है ये 22 नंबर। 22 बोल रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है ये असत्य है। तो एक्चुअली में सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 को जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत में इसका स्थान 144वां है, जो पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है, ठीक है। और टोटल इसमें कितने देश को शामिल किया गया था? तो
53 देश को शामिल किया गया था। तो इस वजह से केवल ऑप्शन ए सही गलत है, बाकी सारा इसमें सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 22 खत्म हो गया। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 बोल रहा है कि परवालों के संरक्षण के लिए किस देश ने हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी पलाऊ ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए 24 का। 24 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। तो ये हो जाएगा 24 का सी, गुजरात ने। तो इस योजना के तहत महिलाओं के लिए 0% की दर पर 1 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आइए 25 बोल रहा है कि पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक हैं। तो इसके हो जाएगा 25 का डी, रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 में बोला जा रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो 26 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ई। फरवरी 2020 में जारी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लियोनल मेसी फुटबॉलर हैं तथा लुइस हैमिल्टन ये F1 ड्राइवर है यानी कि कार रेसर हैं, ने संयुक्त रूप से यह खिताब जीता। तो इस वजह से यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं है, 1 से अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि लियोन मेसी और हैमिल्टन दोनों होगा। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोल रहा है कि वर्ष 2020 में 21 मार्च को मनाया गया विश्व वन दिवस का थीम क्या था। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन और जैव विविधता। और ये मनाया जाता है 21 मार्च को, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 बोल रहा है कि क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 28 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। और अगर पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य में बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है और संघ शासित प्रदेश में पुदुचेरी को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 बोल रहा है कि हाल ही में इसरो ने SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इसरो द्वारा SSLV का दूसरा लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोड़ी में स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा 500 केजी तक के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 बोल रहा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। और यह जो है यह ऊर्जा व संसाधन संस्थान TERI के द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आइए अब 31 नंबर में। 31 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्न में से किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, खुशी चिंदलिया। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। 32 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए क्वाड में कुल 4 सदस्य देश शामिल हैं और उपयुक्त जितने हैं ये चारों देश यही हैं क्वाड में शामिल, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 में बोल रहा है कि दिसंबर 2019 में दादर नगर हवेली तथा दमन दीव के विलय हेतु संसद में विधेयक पारित किया गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 33 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, विचार करें, इनमें से कोई नहीं। नीचे बोल रहा है कि विचार करें, तो ठीक है, तो एक से अधिक यानी कि इनमें सभी सही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है। तो 1 2 3 4 कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला सही है स्टेटमेंट, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। 34 बोल रहा है कि बजट 2020-21 के तहत किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन
बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 34 का बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन डी 2025 तक। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 बोल रहा है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया। तो 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई ने। और ये कब लॉन्च किया था? तो जुलाई 2020 में जापानी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था इसे। नेक्स्ट आइए 36 नंबर। ठीक है, 36 में बोला जा रहा है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 36 का जो बी है ये सत्य नहीं है। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की हिस्सों की गणना के लिए केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें दोनों दिया गया है, इसी वजह से ये गलत है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 में बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 38 आइए, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये तो बहुत लोग का होगा पता, ऑप्शन सी गणित, मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट 39 आइए। 39 बोल रहा है कि बिहार सरकार ने किस महापुरुष की जन्मतिथि को मेधा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है? तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। बिहार सरकार ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मतिथि 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में हुआ था। नेक्स्ट आइए 40 का। 40 बोल रहा है कि WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार श्रीलंका और मालदीव, तो यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव दोनों होगा, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका सही है। 41 आइए, निम्न में से बिहार के किस जिले में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो बिहार के कुल 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। और ये 12 जिले कौन कौन से हैं? तो बक्सर है, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार है। 42 नंबर में आइए। 42 बोल रहा है कि बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है? तो 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, और बिहार में सामान्यतः उत्तरी भागों में आर्द्र पर्णपाती वन, जबकि दक्षिण के पठारी भागों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए 43 नंबर में। 43 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गावती जलप्रपात। और यह जलप्रपात रोहतास जिले में 91 मीटर ऊंचा स्थित है। और यह जलप्रपात बिहार एवं यूपी के सीमा के आसपास स्थित है। और हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है। और काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। नेक्स्ट है ये 44 नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो 44 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बोल रहा है, देखिएगा बहुत लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, बहुत लोग CWG मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है दक्षिण बिहार की। तो दक्षिण बिहार की अगर पूछेगा तो AW, और अगर उत्तर बिहार की पूछेगा तो CWG हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। 45 नंबर आइए। 45 बोल रहा है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचित एवं न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी शेखपुरा व जमुई। और शेखपुरा में सबसे अधिकतम होता है 86.6%
भूमि सिंचित क्षेत्र भूमि है, और जमुई में जो है वो 16.65% सिंचित भूमि क्षेत्र है, जो कि सबसे कम है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को सही क्रम यानी कि अवरोही में सजाएं। अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी जो पहले सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो उससे कम है, उसके बाद जो उससे कम है, वैसे उसको सजाना है। तो 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 4 1 3, यानी कि पहले शिवहर, ठीक है, शिवहर हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद वैशाली। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। तो 47 बोल रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 से। तो नागोया प्रोटोकॉल 2010 में एक संधि के अनुसार स्वीकार किया गया और यह 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ। यह प्रोटोकॉल जेनेटिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों के उचित व बराबर बंटवारे को सुनिश्चित करने से संबंधित है। 48 नंबर आइए। 48 बोल रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य के अवरोही क्रम में सजाएं। तो 48 का सही जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ए है। पहले मिजोरम जिसमें आपका है 85.41%, अरुणाचल प्रदेश जिसमें है 79.6% और मेघालय जिसमें है 76.33%। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर गुजरती है। तो 49 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा, हुगली एवं भागीरथी नदी से गुजरती है। तो एक से अधिक हो जाता। 50 आइए। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 50 में हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। उनमें है गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब। और अगर पूछ देगा केंद्र शासित प्रदेश, तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट आइए 51 नंबर। 51 बोल रहा है कि भारत में किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है और यह हिमाचल और लेह को जोड़ने वाली दर्रा है। अटल सुरंग लेह और मनाली को जोड़ती है। नेक्स्ट आइए 52 में। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है। तो 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के मध्य। नेक्स्ट आइए 53 नंबर में। 53 बोल रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों की उनकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में सजाएं। तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरोही है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा। तो देखिए ऑर्गन जो है वो 0.93 यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे अब देखिए यही सारा चीज़ जो है ये यहाँ पे गलती कर दिया। अवरोही नहीं होगा, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, इस हिसाब से ये चलता। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गन, यहाँ पे किताब में देखिएगा तो बहुत ही, जैसा मैंने बताया कि मिसप्रिंट है और इसे आप लोग को ध्यान में देने की ज़रूरत है। तो इसका मैं सबसे पहले आपको 53 का जो है सही से बता देता हूँ परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज देखिए, सबसे जो अवरोही में बोलेगा पहले ऑर्गन आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गन का, हीलियम का पहले देखिए, ऑर्गन का परसेंटेज है 0.93%, ठीक। और कार्बन का है आपका, कार्बन का हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का 0.036%, नियॉन का हो जाएगा 0.002%, ऑक्सीजन का हो जाएगा 20.95%, नाइट्रोजन का 78% और हीलियम का हो जाएगा 0.0005%, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अवरोही क्रम बोलता तो अवरोही क्रम में आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है हीलियम से शुरू होता। तो घटते क्रम में पूछ रहा है, तो घटते क्रम में सबसे पहले आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी इस तरह से, यहाँ पे बहुत सारा इसमें थोड़ा गलत है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 54 आइए।
54 बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मार्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरे के खनन के लिए। 55 आइए, 55 में बोल रहा है कि मैटरहॉर्न पर्वत हाल के समय में चर्चा में है, यह पर्वत किस देश में स्थित है? तो 55 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। विश्व में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में स्थित है। ठीक है। भारत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में स्विस सरकार को दवा भेजा है। इस उपलक्ष्य में स्विस सरकार ने इस पर्वत पर भारतीय तिरंगा को एलईडी लाइट्स के द्वारा प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में। 56 बोल रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो 56 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्यन शैल समूह की चट्टानें। और ये चट्टानें किधर पाई जाती हैं ज़्यादातर? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट है ये 57 नंबर में। 57 बोल रहा है कि पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। ये जो है असत्य है। कोरियोलिस बल से पवनों की दिशा प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दाहिनी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है और ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ही होता है। नेक्स्ट आइए 58 नंबर। 58 में बोल रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रावती, और यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। 59 आइए। 59 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी जो है वो सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 60 में आइए। 60 बोल रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनायमुदी की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 2696 मीटर। नेक्स्ट आइए 61 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 बोल रहा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। तो 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। भारत में 1966 से 1969 यानी 1966 से 1969 और 1990 से 1992 योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। इसी वजह से ये ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक, यानी कि ए भी होगा और डी भी होगा, इसलिए एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर होता। 63 देखिए। 63 बोल रहा है कि आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन शामिल नहीं है? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए आधारभूत संरचना में आपके आते हैं 8 आधारभूत जो उद्योग है या जिसे कोर उद्योग कहते हैं, उसमें 8 उद्योग आते हैं। पहला विद्युत, दूसरा इस्पात, तीसरा कोयला, चौथा तेल शोधन उत्पाद, पांचवा कच्चा तेल, छठा प्राकृतिक गैस, सातवां सीमेंट और आठवां उर्वरक। इसलिए इसमें सभी जो है शामिल हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है ये 64 में। 64 बोल रहा है कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो 64 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में। 65 बोल रहा है कि समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट है ये 66 नंबर। 66 बोल रहा है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसी सेट में, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। नेक्स्ट आइए 67 का। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। नेक्स्ट आइए 68 में। 68 बोल रहा है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक निम्न में से किन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है? तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, चौथा नहीं होगा।
नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। 70 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011-12। 71 नंबर में आइए, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपरूप होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय, जबकि फ्लोरीन्स अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मागतिक रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपरूप ग्रेफाइट है। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में। 72 बोल रहा है कि बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय। यह बोरॉन का महत्वपूर्ण यौगिक है और यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसका सूत्र Na2 10H2O होता है। बोरेक्स जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। 73 नंबर आइए। 73 बोल रहा है कि निम्नलिखित में समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो समूह 14 का जो कथन होगा उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन तत्वों द्वारा सामान्यतः +4 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ये +2 और +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आइए 74 नंबर। 74 बोल रहा है कि वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 74 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन पर यह निर्भर नहीं करता है। 75 नंबर आइए। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो 75 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे का चूर्ण। और वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने वाला क्या है तत्व? तो वो हो जाएगा वहाँ पे निकेल। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। 76 नंबर आपका बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो 76 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो 77 का ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। तो भार एक तरह का फोर्स है, ठीक है, W=mg, और द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। 78 आइए। 78 का जो बोल रहा है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? तो 78 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट आइए 79 नंबर में। 79 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती है? तो 79 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि। और यही कारण है कि चंद्रमा पे हम लोग को ध्वनि सुनाई नहीं देता है। 80 नंबर में आइए। 80 नंबर बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता होती है। तो 80 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। जिनको भी मायोपिया होगा, यानी कि जिनको दूर का चीज़ नहीं दिख रहा होगा, उनका जो लेंस होगा वो देखिएगा लेंस माइनस में उनका पावर होगा। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। 81 जो बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट से प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त करने हेतु किया जाता है? तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वर्टर। और दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का जो यूज होगा हम लोग का किस में होगा? वो हो जाएगा AC to DC के लिए दिष्टकारी का, ठीक है। तो ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमारा DC to AC, इसलिए इन्वर्टर। और अगर AC to DC पूछता तो दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर।
और इन्वर्टर हो जाएगा DC टू AC। नेक्स्ट आइए 82 में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 फेमटो इक्वल टू 10⁻⁻18 मीटर जो है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो 1 फेमटो मीटर में होता है 10⁻−15 मीटर, ठीक ना। नेक्स्ट आइए 83 में 83 बोल रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो 83 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में। नेक्स्ट आइए, इंग्लिश में अंडवाहिनी को बोलते हैं ओविडक्ट। नेक्स्ट आइए 84 में 84 बोल रहा है कि कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है। तो 84 का बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर 84 का इसका सही हो जाएगा, जानते हैं क्या। कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। वही मैं सोच रहा था कि ऑप्शन में अगर हम जाते तो ऑप्शन में, अगर बुक में आप गए होंगे एडुटेरिया का जो भी बुक खरीदे होंगे उसमें ऑप्शन सी दे रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। इसका कारण होगा प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत लोग को तो पता होगा। तो एडुटेरिया की ये किताब में मिसप्रिंट हो गया है। तो 84 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 85 में आइए, 85 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक। कवक जो है एक कोशिकीय नहीं है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि एक कोशिकीय जीव हैं और कवक, शैवाल तथा अन्य जंतु एवं पादप बहुकोशीय जीव की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आइए 86, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोलस लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट आइए 87 नंबर 87 बोल रहा है कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो 87 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इलियम में, ठीक है। तो छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इलियम इसका एक भाग है जहां भोजन के पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवार में बनी रंसाकुरों द्वारा होती है। 88 का ये ऊर्जा पिरामिड, तो ये हमेशा सीधा होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 89 में आइए, 89 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। तो पौधे में श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है: वायुमंडल की ऑक्सीजन की मात्रा, तापमान, प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस हिसाब से ये सभी था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होता। 90 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है। तो 90 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चेचक जो है वो जल जनित रोग नहीं है। तो जल जनित रोग का जो उदाहरण है वो है हैजा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, पेचिस या इत्यादि, ये सब जो रोग हैं वो जल जनित रोग हैं। नेक्स्ट है 91 नंबर में 91 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। ये शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, ठीक है। तो क्या क्या होगा, समाजवादी, तो समाजवादी हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, तो और अखंडता हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें एक से अधिक हो जाता। नेक्स्ट आइए 92 में 92 बोल रहा है कि लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। नेक्स्ट आइए 93 में 93 बोल रहा है कि मूल अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन ई। तो मूल अधिकार में कुछ भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इस वजह से देखिए, मूल अधिकार ये केवल नागरिकों को
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये तो गलत है। कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है। ये असीमित है, ये लिमिट है, ये भी गलत है। ये स्थायी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सही है, तो ये अस्थाई नहीं है। तो जैसा कि जानते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी को स्थगित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है ये अस्थाई नहीं है, ये भी सही, ये भी हमारा ये सही है और ये न्यायोचित है। तो यहाँ पे देखिए ये अस्थाई भी नहीं होते हैं, ठीक है। और राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है और मूल अधिकार जो है सीमित नहीं होता है और ये न्यायोचित होते हैं। तो दो को सही है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी हो जाता तो एक से यहाँ पे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 94 नंबर में। 94 बोल रहा है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है। तो 94 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 170। तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है। और 356 जो है राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 270 है उत्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। और अनुच्छेद 256 जो है वो राज्यों की ओर संघ की बाध्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है ये 95 नंबर। 95 और निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों होता है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। 96 नंबर आइए। 96 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन का तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 39C में। नेक्स्ट है ये 97 नंबर। 97 बोल रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो 97 का जो हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री होता है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया और इसका पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बोल रहा है कि राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 98 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी 238। सॉरी, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 यहाँ पे निर्वाचित बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब देखे निर्वाचित है, इसीलिए 238 हो जाएगा। और अगर अधिकतम पूछेगा केवल कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या, तो ऑप्शन सी होता 250, लेकिन ऑप्शन में मेरा निर्वाचित कर दिया है, इसलिए 200 यहाँ पे 38 हो जाएगा, क्योंकि 12 का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। तो वर्तमान में अगर पूछेगा तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 निर्वाचित एवं 12 मनोनीत हैं। 99 में आइए। 99 बोल रहा है कि यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी। तो 99 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 बोल रहा है कि लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 55 होती है। ये जो है ये सही नहीं है, बाकी हमारा जो है सभी सही है। तो लोकसभा की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 552 होती है, जिसमें 530 राज्यों से होती है और 20 जो होती है वो संघ शासित क्षेत्र से तथा 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसमें 530 राज्यों से और 13 संघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 एंग्लो इंडियन हैं। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में। 101 में बोल रहा है
कि निम्नांकित में कौन संघ का कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो 101 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4, यानी कि संघ की कार्यपालिका में 1 2 3 4 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और महान्यायवादी शामिल होते हैं। नेक्स्ट आइए, तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 102 में, 102 बोला कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक, तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो 102 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में, तो 103 में देखिए, 103 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है। तो 103 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 79 में यानी कि 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट है ये 104 में, 104 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो 104 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। 105 में आइए, 105 बोल रहा है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 105 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर गठित होती है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष की होती है, अतः ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 में, 106 बोल रहा है कि भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था। तो 106 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रैची आयोग। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो 1878 में स्ट्रैची आयोग बनाया गया था जिसकी अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में, 107 में बोला जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। तो 107 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो पहला, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये सही है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये भी सही है। और भारत की स्वतंत्रता का उपबंध था, ये जो हमारा था गलत है। नेक्स्ट आइए 108 में, 108 बोल रहा है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो 108 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, और भारतीय व्यापार से एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार का एकाधिकार उसका चलता रहा, जिसे भी 1833 में समाप्त किया गया। तो बहुत से लोग यहाँ पे 1833 मारेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर 1813 होगा। ठीक ना। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में, 109 में बोल रहा है कि किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो 109 का सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट आइए 110, 110 में बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो 1920 में गठित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाता। नेक्स्ट है 111, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो 111 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1939 में। तो वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए 112 में, 112 में आइए, निम्नलिखित पार्टियों में किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया। तो 112 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन नहीं दिया था। तो यहाँ पे ए, बी और डी हो जाता, तो एक से अधिक हो जाता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 113 में। 113 में बोल रहा है कि बटलर कमेटी 1927 का क्या उद्देश्य था। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका उद्देश्य भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेक्स्ट आइए 114 में। 114 बोल रहा है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके। तो 114 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। तो यहाँ पे बी और सी दोनों था, इसलिए एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 115 नंबर। 115 बोल रहा है कि पूना समझौता किस उद्देश्य से किया गया था। तो 115 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से। 116 ये बंदी जीवन किसकी कृति है। तो 116 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिंद्र नाथ सन्याल की। नेक्स्ट आइए 117 में। 117 बोल रहा है कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे। तो 117 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। और इसकी स्थापना 1923 में सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 118 ये त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आइए 119 में। 119 बोल रहा है 1930 के दशक में बिहार में किसने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाया। तो 119 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके नेतृत्व में ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में। 120 बोल रहा है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो 120 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905 के समय था। 121 आइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो 121 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट आइए 122 नंबर में। 122 बोल रहा है कि लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो 122 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 123 आइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे एवं जी.वी. जोशी ने की थी। नेक्स्ट आइए 124 नंबर। 124 बोल रहा है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया और इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो 124 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने, और जिसे नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट आइए 125 संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 125 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर बारो। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में विद्रोहियों ने विद्रोह को दबाने आए मेजर बारो को हरा दिया था। नेक्स्ट आइए 126 नंबर। 126 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो 126 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। नेक्स्ट आइए 127 नंबर। 127 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो 127 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका मतलब उस समय उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। 128 आइए निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था
अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो 128 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत समिति यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने ब्रिटिश अधिकारियों की कुछ हत्याएं की, जिसके बाद सावरकर बंधुओं को दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट आइए 128 में। 128 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने 129 में आइए। 129 में बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मुहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? तो 129 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय की। गाय का महत्व वैदिक काल से प्रारंभ होता है। 130 आइए। 130 में बोल रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता है? तो ये आप लोग एक बार याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? बौद्ध एवं जैन धर्म में कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म के विकास पर समानता है। तो पुनर्जन्म के विषय पर तो देखिए, पुनर्जन्म हो गया, मोक्ष हो गया और कर्म हो गया, इस पे उनकी समानता थी और आत्मा के संबंध में उनका समानता नहीं था। तो अगर पूछ देगा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता नहीं थी, तो आत्मा इसका हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा समानता है, तो यहाँ पे तीनों मैच कर रहा है, बी, सी और डी, इसलिए एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 131 में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा का, लगभग 5000 BC पहले। नेक्स्ट आइए 132 नंबर में। 132 बोल रहा है कि राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो 132 का बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राग गोविंद का मीराबाई और गीत गोविंद रहेगा तो जयदेव हो जाएगा। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, राग गोविंद देख के तुरंत मार देते हैं जयदेव, जबकि जयदेव है गीत गोविंद का। तो इस वजह से आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 133 नंबर। 133 बोल रहा है किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा की गई थी? तो 133 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए 10 सिख गुरुओं में 2 सिख गुरुओं को मृत्युदंड की सजा मुगल शासकों द्वारा दी गई थी, जिसमें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा। तो यहाँ पे देखिए गुरु अर्जुन देव भी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर भी। गुरु अर्जुन देव को कौन दिया था? तो जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर को कौन दिया था? तो औरंगजेब ने, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 134। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? तो 134 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर ने। चांदी का सिक्का शाहरुख मुगल शासक बाबर द्वारा चलवाया गया था। नेक्स्ट आइए 135 नंबर। यहाँ पूछ रहे हैं विभिन्न युद्धों को काल क्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करें। तो 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1। देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529 में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। और चौसा का जो युद्ध था ये हुआ था 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। नेक्स्ट आइए 136 में। 136 में बोल रहा है कि ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो 136 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। ये भी बहुत बार पूछ चुका है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 137 आइए, इसमें बोल रहा है किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था? तो 137 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट आइए 138 नंबर। 138 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो 138 का जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, हॉकिंस को। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का प्रथम राजदूत बनकर आया। उसे जहांगीर ने 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। 139 आइए, अशोक के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र उसके अधीन नहीं था? तो 139 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका।
श्रीलंका एवं सुदूर दक्षिण भारत पर अशोक का नियंत्रण नहीं था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भागों पर अशोक का साम्राज्य विस्तृत स्थापित था। नेक्स्ट आइए 140 का। तो 140 का बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करें। तो 140 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 एवं 2 दोनों गलत हैं। तो ये जो दोनों कथन दिया गया है ये दोनों आपका गलत दिया गया है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था तथा स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए अब 141 से लेके 150 तक मैथ्स है। तो पूरा मैथ्स का मैं क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। सॉल्व आप लोग खुद के प्रयास द्वारा कीजिए, करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 141 नंबर में। तो 141 का देख लीजिए, यहाँ पे मैथ्स है। आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और मैं आपको इसमें आंसर डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। तो 141 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट आइए 142 में। 142 का सीरीज है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट आइए 143 में। 143 में जो है 143 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए इस विकल्प के अनुसार बी और सी दोनों सही होगा, ठीक है। बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए एक से इसमें अधिक हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी, बी और सी, इसमें जो बी सही है और सी सही है, ठीक है। तो इसलिए एक से अधिक इसका सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही है। नेक्स्ट आइए 144 में। 144 का जो है सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें पूछ रहा है कि तो भरी हुई टंकी खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। तो टंकी खाली करने में लगा कुल समय 9 मिनट होगा, ठीक है। इसका 9 मिनट आप लोग देखिएगा, तो कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 145 आइए। 145 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 335। 146 आइए। 146 में आपका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी MN। 147 आइए। 147 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5000। नेक्स्ट आइए 148। 148 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 दिन। 149 में आइए। 149 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1144 किलोमीटर। और लास्ट इस टेस्ट सीरीज का यानी एडिटेरिया 66वीं बीपीएससी का टेस्ट 7 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 150 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 102 kg। तो इस तरह से आपका टेस्ट सीरीज एडिटेरिया का 66वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 7 कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले बीपीएससी का तैयारी अच्छे से कर सकें। और बिहार दरोगा का भी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।